अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसन। नाज़रीन, आज भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने आईनी बेंच ने मुख्तलिफ अहम केसेस की समाअत की। 184(3) के केसेस थे। जस्टिस मंसूर अली शाह जब वो लाहौर हाई कोर्ट में थे और फेडरल अम्बुड्सपर्सन यानी कि वफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी साबिक वफाकी मोहतसिब थी, उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी किया था जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ। उस केस की भी समाअत हुई है। इसके अलावा IT यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन का मामला है, उस केस की भी समाअत हुई है और दीगर अहम इश्यूज पर भी आज समाअत हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच। इनसे चलकर बात करते हैं। तैयब, हम पेंडेंसी के मुतालिक जो केसेस की आजकल पेंडेंसी चल रही है और बड़ी बहस हो रही है उस पर हम बाद में आएंगे। और अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट भी जारी हो गई है। आईनी बेंच के सामने कौन कौन से केसेस लगेंगे, हम उस पर भी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि जो यास्मीन अब्बासी का केस है उसकी क्या तफसीलात है। अच्छा, आप वफाकी मुतसिब यास्मीन अब्बासी की बात कर रहे हैं। बेसिकली इसका मैटर जो था वो वफाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गालबन दौर था, 2015-14 की बात है। और उसमें जो है यास्मीन ये PMLN का दौर था। PMLN का, ठीक है, आपने मुझे करेक्ट कर दिया, मैं यही जी। प्रोसेस कर रहा था। PMLN का दौर था, लेकिन यास्मीन अब्बासी को वफाकी मुतसिब लगाया पीपल्स पार्टी दौर में गया था। ठीक है, उस टाइम मंसूर अली शाह साहब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। मैटर ये हुआ था कि यास्मीन अब्बासी जो है वो वफाकी मुतसिब बराए इंसदाद हरासमेंट जो एक ओहदा है जी जी। वो उसकी थी, और उसमें एक लाहौर के एक वकील का इशू था, और उस पर फिर वो हाई कोर्ट में चला गया। मंसूर अली शाह साहब ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया जो वफाकी मुतसिब में कार्रवाई चल रही थी। तो उस हुक्म इम्तनाई के बावजूद वफाकी मुतसिब ने अपनी कार्रवाई जारी रखी, तो जिस पर फिर तौहीन अदालत हुई, और उस तौहीन अदालत में उनको नोटिस जारी किया गया वफाकी मुतसिब यास्मीन अब्बासी को, और उन्होंने जो है वो फिर पेश भी हुई, और उसके बाद फिर वो मामला जो है वो पर्सनल मैटर हो गया। तो उन्होंने वापस अपने इदारे में जाके मुतलका जज जस्टिस मंसूर अली शाह के को जो है वो तो तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हाई कोर्ट के जज को जो इख्तियारात है वो इख्तियार वफाकी मुतसिब को भी हैं। बेसिकली ये फिर इख्तियारात और इदारों के दरमियान एक तसादुम, जुरिस्डिक्शन का भी मामला जुरिस्डिक्शन था का, बिल्कुल। उसमें। मैं दोबारा से रिकॉल कर दूं, हमने उस दिन भी बताया था अपने व्यूअर्स को कि चैम्बर में समाअत हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में, और साबिक वफाकी मोहतसिब उस वक्त जो थी यास्मीन अब्बासी वो पेश हुई थी। अटर्नी जनरल भी मौजूद थे उस समाअत में, और उस वक्त तो उन्होंने गैर मशरूत माफी मांगी थी अदालत से। लेकिन अगले ही दिन तौहीन अदालत और अरेस्ट वारंट जस्टिस मंसूर अली शाह के जारी कर दिए थे, और अपने नोट में बड़ा उन्होंने लिखा था कि चैम्बर में जब समाअत हुई तो उनसे जबरदस्ती माफी दिलवाई गई। इसके अलावा जो वफाकी मोहतसिब का जो ऑफिस है उसकी बहुत बेतौकीरी की गई। इस बिना पर अरेस्ट वारंट जारी किया और IG पंजाब को अहकाम जारी किए थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो प्रोडक्शन है, उनकी अपीयरेंस है, वो यकीनी बनाई जाए वफाकी मोहतसिब। और फिर उस दौर में चीफ जस्टिस गालिबन अनवर ज़हीर जमाली थे, उन्होंने सो मोटो नोटिस लिया था और 2 से 3 समातें हुई थी। यास्मीन अब्बासी साहिबा सुप्रीम कोर्ट में खुद जाती हैसियत में पेश होती रही, और फिर उसके बाद ये केस आज समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। जैसे आपने पस मंजर बताया, तो बिल्कुल जहां पे इसकी प्रोसीडिंग रुकी थी वहीं से आज यूं समझे कि दोबारा शुरू हुई है। और एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कहा गया कि यास्मीन अब्बासी की जानिब से कौन है, तो वहां पे वफाकी मुतसिब की जानिब से वकील है, लेकिन वो खुद पेश नहीं हुई। और उस पर जस्टिस जमाल खान साहब ने कहा कि पहले तो वो जाती हैसियत में पेश होती रही हैं, लेकिन अब इस मामले का क्या करना है, वो तो खुद रिटायर हो चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि अब ये उनका ये था कि रिटायर हो चुकी है, मामला जो है गैर मौसर हो गया है, तो इसको निपटाया जाए। लेकिन इसी दौरान फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ये मामला जो है वो एक शख्स का नहीं है, इदारों के दरमियान है। यहाँ पे हमने ये देखना है कि दो इदारों ने एक दूसरे के खिलाफ, यानी लाहौर हाई कोर्ट ने और वफाकी मुतसिब ने एक दूसरे को तौहीन अदालत के नोटिस भेजे और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की है। तो क्या यहाँ पे जुरिस्डिक्शन का मामला है, तो क्या इसको हमें देखना चाहिए वंस फॉर ऑल, एक दफा ये सारे मामला सेटल हो जाए। तो इसमें फिर बेंच ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम जो है वो जो मौजूदा वफाकी मुतसिब है उनसे उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं कि वो इस केस को चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते हैं, या वो उनका क्या स्टांस है। ठीक है, तो उस पर फिर उनको नोटिस जारी किया गया है और वकील को कहा गया कि आप जवाब जो है वो हमें पेश करें, और इस वजह से समाज जो है वो मुलतवी की गई है। तो यूं आप समझे कि ये केस अभी लाइव है, डेड नहीं हुआ। तो देखते हैं कि लेकिन सिर्फ इसमें कानूनी सवाल है, और आईनी बेंच की खातून रुकन जस्टिस मुसरत हिलाली ने बड़ा अहम
सवाल उठाया केस की समाअत के दौरान और कहा कि क्या वफाकी मुतसिब के ऑर्डर्स जो हैं उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता बिल्कुल है या यही नहीं असल किया जा मसाला है। सकता, ये भी देखना है। आईटी यूनिवर्सिटी के लिए जो जमीन का तनाजा है, पार्क व्यू सिटी जो अलीम खान की है, सोसाइटी है, उसके नजदीक कोई मामला है, उसकी समाअत में क्या हुआ? देखिए ये मामला जो है ना आईटी यूनिवर्सिटी वाला, मैं आपको बताऊं कि मुशर्रफ दौर के अंदर जब एचईसी का वजूद भी आया और सारा कुछ था, तो उसमें कोई एजुकेशन सेक्टर के लिए इस्लामाबाद में बहुत बड़े पैमाने पे जमीन जो है एक्वायर भी की गई। तो वहां पे कोई एक पाकिस्तानी नयाद अमेरिकन शहरी थे, तो वो आए, उन्होंने कहा कि मैं आईटी यूनिवर्सिटी कैंप करना चाहता हूँ। तो इस हवाले से उनको भी जमीन अलाट हुई और जमीन के बदले जो इनिशियल पेमेंट थी वो भी उन्होंने कर दी। ये जमीन अगर मैं आपको बताऊं, वो जमीन मैंने पर्सनली विजिट की है। ये पार्क व्यू सिटी जो है, अलीम खान वाली सोसाइटी, उसके साथ ही है, यानी उसके साथ मुंसलिक रोड के साथ ही जो है वो है। तो बहुत बड़ी एक बड़ी अच्छी और प्राइम लोकेशन पे है। और हुआ ये था कि उस जिसको आईटी वालों को ये जो जमीन अलाट हुई थी, वो वहां पे आईटी यूनिवर्सिटी का तो कहा गया था, लेकिन वो वहां पे यूनिवर्सिटी की बजाय कुछ और भी साथ बनाना चाह रहे थे। और उसमें अमेरिकन जो है वो अकेडमिया और अमेरिकन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आना था, जो एक्सपर्ट थे या चीजें थी। लेकिन फिर शायद कोई सिक्योरिटी इशू आ गया था, जो फैक्ट है, जो जितना मैंने चेक किया उस पे फिर उनको शायद सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई, और ये कहा जा रहा था कि आईटी की यूनिवर्सिटी की आड़ में वो किस और मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से सिक्योरिटी क्लियरेंस का इशू हुआ। फिर ये मामला जो है, उस उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपने हमें जमीन नहीं देनी तो कम से कम आप जो है वो हमें अपनी पेमेंट वापस कर दें। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में इशू आया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि इनको इनकी रकम वापस कर दी जाए। तो उस टाइम कहा कि जब अदा की गई थी तो इतनी थी, और अब जब देंगे तो रुपए में होगी, डॉलर में होगी। उन्होंने कहा हमने अदायगी डॉलर में की थी, तो उस पर इशू जो है वो रहा। आपने सिक्योरिटी की बात की तो मुझे याद आया कि ये भी कहा जा रहा है कि पार्क व्यू के इर्द गिर्द का एरिया जो है वो डीएचए बनाने के लिए जमीन दे दी गई है। देखिए जो भी बात है, मैं इस पे एग्जैक्ट तो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने ये कहा है कि अब वो जमीन जो है वो उस पे तो किसी और की नजर और बुरी नजर है, ठीक है। ये एक बात तो जरूर हुई है। लेकिन मैं आपको अगर फैक्चुअल बात कहूं तो सिक्योरिटी तो ये तो अब डीएचए को दी गई है ना, ये तो केस बहुत पुराना है। और फिर मैंने देखा कि मैं खुद उस जमीन पे बैठा हुआ था, उस पे 4 वॉल बनी हुई थी, मुझे वहां पे किसी बंदे ने राब्ता किया, तो मैं वहां पे विजिट के लिए था। तो उस टाइम के जज साहब भी विजिट करते रहे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान भी विजिट करते रहे, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी नजर रही। और वो शायद ये कहीं पे मैंने ये भी सुना कि उसमें था कि कोई जुडिशियल कॉलोनी बनाई जाए, या कोई जुडिशरी से मुंसलिक कोई यूनिवर्सिटी कोई इदारा भी कायम किया जाए। तो क्योंकि वो लोकेशन ही ऐसी है कि जो भी जाता है ना वो बेईमान हो जाता है, ये हकीकत है। देखिए इस प्राइम लोकेशन पे और इतनी बड़ी अच्छी प्यारी जगह पे आपको पहाड़ों के दामन में इतनी बड़ी जो फ्लैट लैंड है वो मिल जाए, तो इस वजह से फिर अब ये सुनने में आया है कि ये वो जो है वो डीएचए को दे दी गई है, ठीक है, जो आपने जिसका खदशे का इजहार भी किया। लेकिन अब इन सारी चीजों को जब हम रखते हैं, वो सामने रखते हैं, तो आज इस केस में ये तय हुआ कि अगर जमीन जो है उन्होंने अदायगी की हुई है, तो फिर इनको जमीन किसी मुतबादल जगह पे I-10 का भी नाम लिया गया कि I-10 में जो है इनको दे दी जाए। तो अब देखते हैं कि इस मामले पे मजीद जो है वो क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन असल इशू यही था कि आईटी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी, लेकिन आईटी यूनिवर्सिटी के आड़ में और भी बहुत कुछ चीजें थी जिसकी वजह से वो नहीं दी गई। अब वो जमीन जो है वो उन यूनिवर्सिटी वालों के पास भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। अब सुनने में यही है कि वो जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ठीक है, बुरी नजर है अच्छा आज आपको याद होगा इमरान खान जब वो वजीर आजम थे तो कन्वेंशन सेंटर में एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, वहां पे उन्होंने खिताब किया था और उस वक्त काजी फाइज ईसा जो साबिक चीफ जस्टिस है वो चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नोटिस लिया था इस बात पर कि क्या एक सरकारी जमीन, एक सरकारी यूं कह लें एक सेंटर
पब्लिक सेंटर जाती इस्तेमाल के लिए जो है तो वो लिया जा सकता है, यानी उसकी पेमेंट का इशू नोटिस लिया था, तो आज उस केस की भी समाअत थी और वो केस निपटा दिया गया है। किन बुनियादों पर निपटाया गया? देखिए, वो केस ये था कि वजीर आजम इमरान खान ने उसको अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, पार्टी तो वो अलग एक होता है, सरकार तो उसको नहीं वो करती ना। अगर वहां पे कोई सरकारी अखराजात होते, कोई सरकारी प्रोग्राम होता, कोई इवेंट होता, तो वो अलग बात थी। उस पे काजी फैज ईसा ने नोटिस लिया और फिर मामला चला भी सही कुछ, लेकिन वो फिर को खाते में डाल दिया गया। अब उसको दोबारा समाअत हुई, तो जब समाअत हुई तो जस्टिस जमाल बंदोखेल बल्कि का ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान का ये कहना था कि अटॉर्नी जनरल साहब इस मामले पर शायद वाजबात जो है वो बाद में अदा कर दिए गए थे, तो आप इस हवाले से जो है वो हमें इंफॉर्मेशन लेके दे दे। और जमाल बंदोखेल ने कहा कि जो कन्वेंशन सेंटर है उसको इदारा अपनी पॉलिसी के मुताबिक जो है वो चलाए। तो फिर जो है वो समाअत में वक्फा किया गया, लेकिन बाद में अदालत को आगाह कर दिया गया कि भाई वो जो वाजबात बनते थे वो सरकारी उससे अदा नहीं हुए, बल्कि उसको जो है जिस मकासद के लिए वो पार्टी की जानिब से ही उसको वाजबात अदा कर दिए गए थे। तो अब इसी वजह से इस केस में कुछ खास रहा नहीं, तो जिसकी वजह से ये केस भी निपटा दिया गया। अच्छा, 20 नवंबर के लिए भी कॉज लिस्ट जारी हुई है। हम बड़ा इतराज उठ रहा था कि कुछ केसेस के लिए, दर्जन की भर केसेस के लिए कई दर्जन केसेस जो हैं वो मुतासिर हुए, फौजदारी नोयत के केसेस जिनमें जमानतें और मुख्तलिफ किस्म के। तो अब हमने 20 और 21 नवंबर के लिए कॉज लिस्ट जारी की, तो वो तो तकरीबन 2000 केसेस हैं इस तरह के जो आईनी तशरीह से मुतालिक हैं, कानूनी तशरीह से मुतालिक हैं, 184(3) के हैं। तो ये भी तो पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट की खत्म करने के मुतरादिफ है। क्या आप कहते हैं तैयब बलोच? देखिए, इतराज करने वाले तो इतराज करते रहते हैं, ठीक है ना। अब मतलब है कि उनके पास तो और कोई खास चीज नहीं है। 26वीं यानी तरमीम पे आपको पता है कौन सबसे ज्यादा इतराज करते हैं, और फिर 26वीं यानी तरमीम के तहत जो कुछ हुआ हो रहा है, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, इस पे भी उनका इतराज है। और जिस तरीके से 2 दिनों के लिए, इस हफ्ते में 2 दिनों के लिए ये बेंच बैठा, तो 14 और 15 नवंबर के लिए टोटल 36 मुकदमा समाअत के लिए लगे थे। तो उस पे हमारे कुछ दोस्त जो है वो ये एतराज उठा रहे थे कि देखिए जी, ये 36 केसेस के लिए 5 जजेस को या 6 जजेस को जो है रिजर्व कर दिया गया, तो उनकी जो रेगुलर काज लिस्टें थी वो मुतासर हुई, और तकरीबन 150 मुकदमा वो कह रहे थे कि डीलिस्ट हो गया। तो ये भाई कहाँ का इनाय है या वो है इंसाफ है, कि जबकि इनको तो चाहिए था कि ये उन मुकदमात को निपटाते। तो वो एक एतराज बरा एतराज या तनकीद बरा तनकीद थी। तो अब जब नए हफ्ते की काज लिस्ट जारी हुई है, तो उसमें अब उनके पास इतराज की तो वैसे गुंजाइश नहीं रही। ठीक है, जैसे आपने कहा कि तकरीबन पूरा एक हफ्ता है, 5 दिन के लिए ये बेंच जो है वो काम करेगा नेक्स्ट वीक। तो उसमें 2000 से जायद केसेस समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। ठीक है, अब आप खुद देख लें कि सपोज करें कि उन 2000 में से भी 1600, 1700 या 1800 भी आप देख लें कि वो अगर निपटा दिए जाते हैं, तो एक हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी का लेवल कितना जो है वो नीचे चला जाएगा कि यार 1800 मुकदमात जो है वो निमिट गए या 2000 मुकदमात निमिट गए। तो वो जो 150 मुकदमात पे रोना रो रहे थे, अब वो जो 2000 मुकदमात है ये अगर निमिट जाते हैं तो उनके पास फिर क्या रहेगा। और उन जो 2000 लगे उनमें से ज्यादातर यानी कि 70 से 75% केसेस वो हैं जो कि इन्फ्रक्चुअस हो गए हैं मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे। कोई जो है तो किसी ने किस दौर में चैलेंज किया, 2014-15 में कोई मामला वो अब गुजर गया, तो इस तरह इन बुनियादों पर गैर मुअस्सर हो चुके हैं। इसमें ना मोस्टली केसेस समझने की बात है सबीउल हसन कि इसमें मोस्टली केसेस हैं 184(3) के, और 184(3) सुप्रीम कोर्ट जब एडवेंचरिज्म पे रहा, सुप्रीम कोर्ट वास्तव जुडिशियल एक्टिविज्म जिसे आप कहते हो ना, जब सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म पे थी, तो उस टाइम कोई भी बंदा उठ के दरखास्त डाल देता था कि 184(3) के तहत ये भी मामला देखें, 184(3) के तहत ये भी मामला देखें, जिसमें आप यूं कहे कि गैर संजीदा दरखास्तें बड़ी तादाद में आती थी, और उसमें आधी मुकदमेबाज जो है, और कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये खुशी होती थी कि पीएलडी में क्योंकि वो मामला था उसका वो जुडिशियल एक्टिविज्म का, तो उसमें कोई भी मामला आता था तो उस टाइम चीफ जस्टिस होते थे जो इसकी हिमायत करते थे या जुडिशियल एक्टिविज्म को एक्सलेट किया हुआ था, वो उसको टेकअप करके उसको भी नोटिस कर, उसको भी नोटिस कर, ये भी कर, वो भी कर। तो वो
चीफ जस्टिस चाहते थे कि हमारी अखबारों में तशहीर होती रहे, और जो दरखास्त गुजार होता था वो ये कहता था कि मेरे भी नंबर बनते रहे, मेरा भी नाम आता रहेगा, पीएलडी में मेरे भी नाम छपते रहेंगे। उसमें मशहूर एक करैक्टर आया, बात काफी सारे ऐसे करैक्टर है जो आदि मुकदमेबाज है। एक पे तो पिछले दिन 2 दरखास्तें लगी सी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, 40,000 का उसको ऊपर फाइन भी हो गया गैर संजीदा दरखास्तों के ऊपर। महमूद अख्तर नकवी उस दिन सुप्रीम कोर्ट में इसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कहते हैं कि देखे 11 पीएलडीज में मेरा नाम आया हुआ है। तुमने क्या, वो हमें पता है कैसे आया है ना। तो आज भी देखे कि वो जितने भी मुकदमा लगे, 150-200 मुकदमा तो शायद उसी का अपना है। अब वो क्या करता था, कागज उठाता, दरखास्त लिख के ना एमी दायर कर देता था, और चूंकि वो चीफ जस्टिस का माइंड बना होता था, वो उसको उठा के तो पता नहीं क्या कुछ कर देते। इफ्तिखार चौधरी तो जो अच्छा, उन्हीं का उसी आदि मुकदमेबाज का एक और केस है तो अहम नोयत का, देखते हैं उस पर क्या होता है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से मुतालिक उससे दरख्वास्त दायर कर रखी है, एक्सटेंशन के खिलाफ, जो कि भी हुई नहीं है, उसके खिलाफ भी दरख्वास्त दायर कर रखी है, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर है। इसमें अब 2024 की वो दरखास्त है। अब जब 2024 की दरखास्त है तो अभी 2024 में एक तो हाल में ये 10-15 दिन ही हुए हैं जो आर्मी तरमीमी एक्ट आया, जी जिसमें आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 5 साल का टेन्योर फिक्स किया गया है। तो ये दरखास्त उससे पहले की है, यानी कि इस मामले को तो उसने चैलेंज नहीं किया। अब ये दरखास्त बहुत पहले की है, लेकिन है इस 2024 की, तो इसका मतलब है कि वो क्या दरखास्त थी उस टाइम। तो अगर आज से 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले चले जाए तो आर्मी चीफ की तो तस्वीर वाला मैटर ही नहीं था। अगर बाजवे का मैटर था तो वो तो बाजवा साहब तो बड़े अरसे से रिटायर हो गए, 2024 में तो रिटायर नहीं हुए। अब ये नहीं पता नहीं, देखिए वो उनका मामला भी, जो बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन का मामला था, वो भी पार्लियामेंट के जरिए हुआ था। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से मुतालिक है, गालिबन उन्हीं के खिलाफ उन्होंने दरख्वास्त। इसमें जो मुझे नजर आ रहा है, इसमें ये है कि ये दरखास्त जो अभी तक जो मैंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, ये है वजीर आजम के इख्तियारात के खिलाफ। अच्छा, कि वजीर आजम को ये इख्तियार उसका रेगुलेट होना चाहिए कि वो आर्मी चीफ को तोसी ना दे सके। इसमें हम किसी शख्स को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये आसिम मुनीर के खिलाफ है या ये जनरल बाजवा के खिलाफ है या किसके खिलाफ है। ये एक है इख्तियार के खिलाफ, या एक जो उसको इख्तियार वजीर आजम को दिया गया है कि आर्मी चीफ को तोसी देने का, ये बेसिकली उसने मेरे ख्याल में उस इख्तियार को चैलेंज किया है। उसने नॉमिनेट नहीं किया कि आसिम मुनीर को एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला उस टाइम था ही नहीं जब ये दरखास्त। लेकिन इसी दरख्वास्त पे मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि दोबारा जुर्माना होगा नकवी को, और होना भी चाहिए। मतलब फ्रिवलेस किस्म की दरख्वास्तें दायर करते हैं तो इस पे भी मेरे ख्याल से जुर्माना होगा और होना चाहिए। इसमें दरखास्त पे तो रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इट मीन की दरखास्त वो कायदे कानून के तहत ही नहीं है, तो ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं ना, सही, ठीक है ना। तो इसी वजह से आपकी बात में बड़ा वजन है कि मौसूफ को इस पे भी जो है वो जुर्माना हो जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन से केसेस लगे हुए हैं समाअत के लिए? केसेस तो बहुत सारे लगे हुए हैं। जब आपने कहा कि 2000 केस है, तो 2000 केसेस में आप देख लें, उसमें नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद का केस भी है। उसमें सबसे अहम इशू आपके खैबर पख्तूनख्वा की स्कूलों की हालत जार है, वो भी है, अस्पतालों की हालत जार, और फिर इसके अलावा उसमें जो है वो इलेक्शन के मामला भी है। स्कूलों के अंदर ये जो ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है उस पे भी वो भी एक केस जो है वो लगा हुआ है। और इसके साथ साथ जो है खासकर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का भी एक मैटर है, आजाद बिमरान को का, और ये मखसूस नशिस्तों वाला, वो मेन केस नहीं लेकिन उससे ही रेलिवेंट 2 दरखास्तें जो है वो भी इसमें लगी हुई हैं। और इसके तहत जो है साथ साथ जो है वो आजाद कश्मीर में जो जल्जला आया था 2008 था मेरे ख्याल में, जी, तो 2005 वाला जो जल्जला था, उस जल्जले में अभी तक बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक जिनको आबादकारी नहीं हो सकी, वो भी एक इशू लगा हुआ है। और यूं तकरीबन 1115 ये रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के खिलाफ, बेसिकली एरा के खिलाफ ये दरख्वास्त है, और इसमें ऑडिट भी हुआ था। लेकिन जो सबसे अहम केस है जो अभी भी खतरे की घंटी है, वो है ऑडियो लीक्स केस। उसकी भी समाअत के लिए वो भी मुकर्रर, बिल्कुल वो भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। और फिर इसके साथ साथ टैक्स मैटर जो है वो भी है, तो 1100-1200 टैक्स मैटर्स है। और टैक्स मैटर्स में तो हमारे चीफ जस्टिस ने एक वाज़ेह पॉलिसी भी अभी दे रहे हैं कि उनको जो है ना फौरी देखा जाए, और पता नहीं कितने 300 अरब या 400 अरब का मामला है, तो वो भी लगे हुए हैं। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है वो कैसे मामला जो है वो चलते हैं। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच डिटेल में बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे आज के समाअत के अहवाल, और जो
जो अगले हफ्ते केसेस लगेंगे उनके बारे में हमने आपको बताया। लेडी हेल्थ वर्कर्स के हवाले से भी केस की समाअत हुई और वो भी मुलतवी हुई है, उस पर भी रिकॉर्ड वगैरह तलब किया है। और कई ऐसे अहम केसेस आज भी थे जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से मुतल्लिक थे, जो कि गैर मौसर करार नहीं दिए गए, बल्कि उनकी मजीद समाअत होगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।